एक्सरसाइज 2.1.2 मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था और मैंने आपको इसके सवाल भी कराए थे। मैं 5वां सवाल करा रहा हूँ इस वीडियो में। 5वां सवाल कुछ इस प्रकार है और ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपको सिद्ध करना है, चेक करना है कि हो सकती है या नहीं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे 6 की पावर n कोई ऐसा n का मान है, यहां रखने पर इसका मान जो आएगा तो 0 पर समाप्त होगा। इसका मतलब ये। तो देखिए इसमें मानेंगे, हम मान लेंगे कि हाँ 0 पर समाप्त होता है। तो माना प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। जब 0 पर समाप्त होता है तो ध्यान से देखिए, किसी संख्या के लास्ट में यानी अंत में 0 आता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो लिख देंगे कि इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाज्य होगी। ठीक है। अब देखिए जब इसके गुणनफल करेंगे 6 की पावर n पे लिख देंगे 2 × 3 की पावर n। अब उसके बाद में देखिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं और 2 और 3 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाज्य नहीं हो सकती। जब इसके गुणनखंडों में 5 आता तो 5 से विभाज्य होती। जब इसको क्या बात है, हाँ 0 पर समाप्त हो रही है तो 5 तो कोई गुणनखंड इसका आ ही नहीं रहा है। तो 5 गुणनखंड नहीं आ रहा है तो 5 से, यानी कि इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाज्य नहीं हो सकती। तो अतः 6 की पावर n प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये चेक करना था तो 0 पर समाप्त नहीं हो पाएगी। एक और समझिए, जैसे किसी भी संख्या की पावर आती है n या कुछ भी आता है, n दे रखा है तो n आती है, तो हमें चेक करना होगा इसमें दे रखा है 0 पर समाप्त होती है नहीं। तो जिस संख्या की पावर n आई है तो उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हमें चेक करना है 0 पर समाप्त होती है कि नहीं होती है। तो 0 पर समाप्त होगी तो 5 से विभाज्य होगी। यदि इसके गुणनखंडों में कोई 5 आता, यानी कोई एक गुणनखंड 5 आता तो ये 5 से विभाज्य होती। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, इसका कोई गुणनखंड 5 नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है
तो इसलिए ये 5 से विभाज्य नहीं हो सकती, 5 से विभाज्य नहीं होगी तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, और ये चेक करना था। तो ये 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होती है, ठीक है। तो हो गया। मैं आपको नेक्स्ट सवाल कराता हूँ, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। देखिए छठवां सवाल इस प्रकार है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 13 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए ये 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो जिसके जो गुणनखंड आते हैं वो 2 या 2 से अधिक होते हैं। क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं। तो इसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक आने चाहिए, तब ये भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले भाग को 7 × 11 × 13 प्लस 13। देखिए यहां से सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे यहां से कॉमन ले लें, कॉमन 13 आ रहा है तो ये बचेगा 7 × 11 और प्लस 1 13 इंटू ये हो जाएगा 77 प्लस 1 13 और इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। अब 78 को गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। 78 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से देंगे 13 से 3 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से 1 बार 13 इंटू 78 हो जाएंगे 2 इंटू 13 इंटू 3 यानी हो जाएंगे 2 इंटू 13 की पावर 2 या पहले क्रम से लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2। तो देखिए इसके जो गुणनखंड आए हैं वो क्या है 2 3 और 13 लिख देंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड 2 3 और 13 हैं। तो ये 2 से अधिक है, 2 होने चाहिए, 2 से अधिक होने चाहिए अभाज्य गुणनखंड। तो वो संख्या कैसी होती है, भाज्य होती है। तो देखो 2 से ही भाज्य है, 3 से भी है, 13 से भी है, जो संख्या दे रखी है इनसे भाज्य है, तो संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसको लिख देंगे अतः दी हुई संख्या भाज्य संख्या है। ऐसे बेटा इसको कर लेंगे, जो दे रखा है ये वाला इसी तरीके से ये हो जाएगा। देखिए कैसे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बराबर लगाएंगे सामने, कॉमन आ रहा है 5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ये वाला यहाँ पर है, ठीक है। 5 1 का गुणा सेम आएगा, इसलिए 1 मैंने दिखा दिया इसमें। अब इन सब का गुणा कर लेंगे, तो देखिए इन सब का गुणा कितना आएगा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 7 की 42। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1008 और प्लस 1, तो 5 इंटू जोड़ेंगे इसमें 1 तो 1009 हो जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, पांच और 1009 है। 2 आगे गुणनखंड इसके अभाज्य गुणनखंड संख्या पे,
तो दो अभाज्य गुणनखंड आए, तो संख्या ये वाली कौन सी हो गई? ये संख्या भाज्य संख्या हो गई। तो लिखते हैं अतः दी हुई संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इस प्रश्नावली के आगे सवाल करने हैं, जो नहीं आए उसे कमेंट्स में मुझे बता दें। अब मैं आपको अगली प्रश्नावली कराता हूँ 1.3, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। देखिए अब हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। तो इसमें हम अपरमेय संख्या का सिद्धीकरण पढ़ेंगे कि अपरमेय संख्या होती है, जैसे ये संख्याएं सिद्ध कीजिए, ये अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपरमेय संख्या किसे कहते हैं उसकी मैंने परिभाषा लिख दी, इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। तो वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो अपरमेय संख्या कहलाती हैं। इन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं हो सकता 0 के, q नॉट इक्वल टू 0। जैसे उदाहरण के लिए कौन कौन सी अपरमेय संख्या में लिखनी है, ये अपरमेय संख्या है। अब यानी कि उनका दशमलव प्रसार खत्म नहीं होगा, कभी भी अशांत होगा, उनको बोलेगा अपरमेय संख्या। तो इनको हम सिद्ध करेंगे अपरमेय संख्या। तो एक विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे, और विरोधाभास विधि लिख दिया, विरोधाभास विधि द्वारा संख्या की अपरमेयता को सिद्ध करते हैं। अब देखिए इसमें एक प्रमेय ये मैं लिख दी है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p एक संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय यानी कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे a स्क्वायर बटे p, a स्क्वायर बटे p, तो ये a बटे p होगा। इसका मतलब ये प्रमेय का यानी कि p a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो p a को भी विभाजित करेगी, इसको पढ़ना है। अब ये मैंने इसको सिद्ध कराया, ध्यान से समझेंगे इसका सिद्धीकरण, और ये बात समझ में आ जाएगी तो आप इस प्रश्नावली को कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई संख्या उसके वर्ग को विभाजित करती है तो वही संख्या उस संख्या को विभाजित करेगी जिसका वर्ग को उसमें विभाजित किया है। जैसे p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी, इतना समझना है साहब। तो मान लीजिए a के अभाज्य गुणनखंड जो ये संख्या दे रखी है उसके p1 p2 p3 ये pn तक हैं, जहां p1 p2 p3 अभाज्य गुणनखंड है इसके a के। अब मैंने इसका वर्ग कर दिया है, वर्ग करके ऐसे गुणा में लिख दिया है, इस तरीके से दिया है p a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, जो p है वो a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। जैसे ये p1 p2 p3, p का मान जो होगा इनमें से कोई एक हो सकता है, p1 p2 p3, तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड है। अतः आधारभूत प्रमेय के अनुसार p a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, यानी p क्या है, a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पर ये देखिए p1 क्या है, a का गुणनखंड है, p2 a का गुणनखंड है, ऐसे ही तो दे रखा है a स्क्वायर का भी होगा। तो आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय के गुण प्रयोग करने पर देखिए p1 p2 p3 ये pn तक a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड हैं, इसके a स्क्वायर के। तो p1 जो p है वो p क्या है, p1 p2 p3 pn से एक है, यानी कि जो p का जो मान है इनमें से कोई एक है, ठीक है। तो a बराबर ये हो जाएगा, ये गुणा में लिखेंगे, a का मान a गुणनखंड है, इसके तो गुणनखंडों को गुणा में लिख दिया है, तो इसलिए p a को विभाजित करता है। ध्यान रखना कि जब p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p a को भी विभाजित करेगा, कितना समझना आपको, ये ध्यान रखना है, ये वाली बात, ये ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इस प्रश्नावली के सवाल हम पढ़ेंगे, इसको डाल दे रहा हूं। देखिए 1.3 का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5
करने पर p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इसमें कि जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर का मान है 5q स्क्वायर, अर्थात p स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। क्या है? 5, यानी कि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है। तो लिख देंगे 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है। अभी मैंने आपको एक प्रमेय कराई थी, उसी के अनुसार जब ये वर्ग को विभाजित करेगा तो बिना वर्ग को भी करेगा। तो लिख देंगे इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा, 5p को भी विभाजित करेगा, अर्थात p का एक गुणनखंड कम से कम एक गुणनखंड 5 होगा। ये तो होना ही होना है इसके साथ। तो हम लिख देंगे इसमें माना कि p बराबर 5, हमारे p बराबर 5r। अब p बराबर 5r हमने क्यों माना? क्योंकि देखिए 5p को विभाजित करता है, यानी कि p का एक कम से कम गुणनखंड 5 होगा, तो इसलिए मैंने 5r लिख दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसका मैं वर्ग करूं तो p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए p स्क्वायर का मान कितना है? 5q स्क्वायर है, तो p स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। इससे इसको काटेंगे तो q स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 5r स्क्वायर। अब देखिए कि 5q स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि q स्क्वायर का मान 5r स्क्वायर है, तो इसका गुणनखंड 5 है कि नहीं? तो लिखते हैं 5q स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए अभी जो प्रमेय कराई उसके अनुसार 5q को भी विभाजित करेगा। अब हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि 5p को विभाजित कर रहा है तो 5q को विभाजित कर रहा है। हमने माना था ये दोनों कैसे हैं? सहभाज्य हैं। कैसे गुणनखंड है? सहभाज्य संख्या की हो। ठीक है, गुणनखंड थे उसके हो। तो अब देखिए लिख देंगे कि 5q को भी q को विभाजित करता है, तथा p को भी। तो 5p और q का सार्वत्रिक गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड है। तो कॉमन नहीं होना चाहिए था, ये हमने यहाँ पर माना था सार्वत्रिक गुणनखंड है, यानी कि जो एक के अतिरिक्त है, तो इसलिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः कई संख्या जो परिमेय नहीं है, तो अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आपको आगे सवाल करने हैं। एक बार मैं आपको समझा रहा इसे करने का तरीका क्या होता है। किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कराता है तो आप क्या करेंगे, उसको पहले हम कल्पना करेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। कई संख्या है? वह एक परिमेय संख्या है। तो आप परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखी जा सकती है। वो तो p/q के रूप में लिखी, p/q